वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जीपीएफ 2004 से आहरण यानी विड्रॉल का जो प्रोसेस है वो ऑप्शन शुरू हो चुका है, लेकिन पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा था। अब आज की वीडियो में बात करेंगे कि ऑप्शन किस तरीके से काम करेगा, कितने % आप विड्रॉ कर सकते हैं। दो तरह के ऑप्शन है। आज एक कमेंट भी आया था कि ऑटो प्रोसेस क्या होगा और मैनुअल प्रोसेस में दोनों में क्या अंतर है। तो मैं पहले तो थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ, उसके बाद आपको लाइव करके बताऊंगा। तो जैसे जीपीएफ 2004 में आहरण के संबंध में क्या निर्देश है, तो कोई भी अभिदाता यानी जो भी जीपीएफ कंट्रीब्यूटर है वो वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अपने खाते में जमा राशि का निम्नानुसार आहरण करने का पात्र होगा। बिना कारण बताए आहरण करने की स्थिति में नहीं, बिना किसी कारण के आप सीधे ही, जिसको ऑटो कहा गया, 10% कर सकते हैं अगर आपकी सेवा अवधि 5 साल से 15 साल के बीच की है। 30% तक अगर कर सकते हैं आप 15 साल से आपकी सेवा अवधि अधिक है लेकिन 25 साल से कम है। 40% है 25 से अधिक है और 30 साल से कम है। और 50% विड्रॉ कर सकते हैं अगर 30 साल से अधिक की आपकी सर्विस है। और 90% आप आहरित कर सकते हैं अगर आपकी अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति आयु 60 माह या उससे कम है, यानी 5 साल या उससे कम है तो आप 90% आहरण कर सकते हैं। ये तो हो गया बिना कारण बताए, यानी सीधे ही मैनुअल। ऑटो मैनुअल में कारण उल्लेखित करने की स्थिति में 50% आहरण आप कब कर सकते हैं कि अगर आपको अभिदाता स्वयं के यानी जो भी कर्मचारी है उसके खुद के या संतान की उच्च शिक्षा हेतु वाहन क्रय करना है, स्थायी उपभोग की वस्तुओं का क्रय करना है, या अभिदाता या उसके परिवार के सदस्यों के माता पिता या उसके आश्रित पे बीमारी प्रवेश है, या अन्य कारण जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पे आदेशित किया जाए। और आहरण की सीमा है वो वास्तविक व्यय, या तो वास्तविक व्यय होगा या जमा का 50% जो भी कम होगा उस सीमा में आहरण किया जा सकेगा। 75% कब आप आहरित कर सकते हैं, तो भवन निर्माण करना है, भूखंड क्रय करना है, आवास क्रय करना है, फ्लैट क्रय करना है, निर्मित या अधिकृत भवन है, आवास पुनर्निर्माण है, विस्तार करना है, परिवर्तन करना है, भूखंड कोई भी भूखंड आपने लिया वो प्लॉट उस पर भवन निर्माण करना है, या अभिदाता यानी जो कर्मचारी उसकी स्वयं की शादी या उसके पुत्र या पुत्रों की सगाई या शादी है उसके लिए, या अन्य कारण जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पे आदेशित किया जाए। ये तो हो गया अब किस तरीके से करेंगे। अब मैं आपको लाइव बताता हूँ कि जो कल मैंने प्रोसेस बताया था वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ जैसे SIPF न्यू में आप जाएंगे और SIPF न्यू में जाने के बाद में आपको पहले OTP आपका आएगा और OTP एंटर करने के बाद में आपको लॉगिन करना है। जैसे यहाँ आ गया ये OTP सेंड सक्सेसफुली, और जैसे आपकी OTP आता है यहाँ ओके करके आपको यहाँ OTP एंटर करना है। अब OTP में हो सकता है कई बार नेटवर्क के इशू के कारण OTP थोड़ा सा लेट आए, लेकिन जैसे OTP आ चुका है तो मैं OTP एंटर कर रहा हूँ 712-596 ये OTP है। और यह एंटर करने के बाद में सबमिट OTP आप क्लिक करेंगे तो OTP वेरीफाई सक्सेसफुली। अब SIPF आपकी यहाँ इस तरीके से आ गया। अब आपको GPF 2004 में जाना है। यहाँ से जैसे SIPF में जो यहाँ आप देखेंगे कि ये साइड थोड़ी सी धीरे चलती है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ जैसे ये दोनों जो ऑप्शन है, ये ऐप का SIPF मोबाइल एप्लीकेशन का ऐड है, उसको भी यहाँ से काट करके यहाँ GPF 2004 पे आपको क्लिक करना है। अब मैंने कल भी बताया था आपको, यहाँ GPF 2004 में क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके GPF विड्रॉल का आएगा, GPF लेजर का आएगा, क्लेम का, स्कीम पेमेंट, और यहाँ नीचे लिखा हुआ है योर GPF अकाउंट नंबर भी यहाँ शो हो रहे हैं। अब आप विड्रॉल पे क्लिक करेंगे तो मैंने कल के वीडियो में बताया था कि यहाँ थोड़ा सा एरर बता रहा था, लेकिन आज जैसे यहाँ विड्रॉल पे क्लिक कर रहे हैं तो अब जैसे कुछ सेकंड का समय लेगा। एक बार क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा आपको वेट करना है, ये कुछ सेकंड का समय लेता है, यानी मैंने यहाँ क्लिक कर दिया फिर भी ये थोड़ा सा समय ले रहा है, तो एक बार आप इसको थोड़ा हो जाने दें। अब जैसे ये प्रोसेसिंग हो रहा है, अब आपके यहाँ सीधे ही ये ऑप्शन आ गया। कल जो एरर आ रहा था वो आज एरर नहीं आ रहा है। पहले तो यहाँ आप देख ले अकाउंट नंबर, ओपनिंग बैलेंस, ये सारा आ जाएगा। आपके अकाउंट नंबर है, ओपनिंग बैलेंस आपका कितना है, ये कल भी आ रहा था, इंटरेस्ट है टोटल इसी प्लस इंटरेस्ट कितना है, विड्रॉल अमाउंट अभी 0 है क्योंकि विड्रॉल नहीं किया मैंने, और क्लोजिंग बैलेंस ये जैसे ये आ रहा है पूरा। अब इसमें आपके यहाँ दो तरह का ऑप्शन है, ऑटो प्रोसेस एज पर सर्विस, यानी सर्विस के अनुसार। तो आपकी सर्विस मैंने अभी बताया। अब यहाँ जैसे एक्यूमुलेटेड अमाउंट, जो अमाउंट जमा है वो यहाँ शो हो रहा है, ये जो अमाउंट है यहाँ जो भी जमा है वो यहाँ शो हो रहा है। इलिजिबल अमाउंट यानी इसका 30%, मान लो जैसे यहाँ 2,32,000 शो हो रहा है जमा हो रहा है, तो इसका जो 30% होगा वो जैसे 69,069 और 662 रुपये, ये 30% आ रहा है। अब 30% क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ मैंने आपको बताया कि बिना कारण के अगर आहरित करना चाहते हैं तो 30% का मतलब अगर आपकी सेवा 15 साल से ऊपर है, 25 साल से कम है तो आप 30% आहरित कर सकते हैं। अगर आपकी सेवा 5 साल से ज्यादा है लेकिन 15 साल से कम है तो आपके 10% ही आप आहरित कर पाएंगे। तो अभी जैसे यहाँ 30% का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब सेवा है वो 15 साल से अधिक है लेकिन 25 से कम है, तो ये 30% ये ऑटोमेटिक आ रहा है। अब मान लो आपको यहाँ जैसे यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे
तो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। अब मुझे किसी जो भी श्रोता उन्होंने पूछा था कि ऑटो और मैनुअल में क्या अंतर है, मैंने वैसे पहले बता दिया, फिर भी आपको बता दूं। ऑटो का मतलब है कि आपके जो भी आपकी सर्विस के हिसाब से आपका परसेंटेज डिसाइड हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपको विड्रॉल अमाउंट कितना करना चाहते हैं, तो एलिजिबल अमाउंट इतना है। अब इसमें या इसके बराबर या इससे कम आप विड्रॉल करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो विड्रॉल का जो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब बात करेंगे मैनुअल की। तो मैनुअल में आपको मैंने बताया था कि आपको कारण सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैनुअल का मतलब यहाँ जैसे हो गया, ये तो हो गया बिना कारण, ये तो हो गया ऑटो, आपकी सेवा अवधि पे निर्भर करेगा। दूसरा है आपका कारण सहित उल्लेखित करने की स्थिति में, यानी जैसे 50% आपका मिलेगा 75% आपका विड्रॉ करेंगे। तो अब यहाँ जैसे मैं कारण सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे कंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग, परचेजिंग ऑफ बिल्डिंग, आप मकान खरीदना चाहते हैं, लोन का पेमेंट करना चाहते हैं, इस संबंध में तो आपके 75% होगा। अब यहाँ जैसे मैं 75% ये कारण सेलेक्ट कर रहा हूँ मान लो, तो यहाँ ये प्रोसेसिंग होकर के आपके जैसे 2,32,000 था उसका 75% यानी 1,74,155 रुपये आ गया 75%। इसके बाद यहाँ से जैसे हायर एजुकेशन के लिए तो 50%, बीमारी के लिए है 50%, मैरिज या एंगेजमेंट है सन की, डॉटर की या खुद की तो 75%, परचेज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं जैसे एसी, कूलर, फ्रिज वगैरह जो भी आइटम है वो है तो 50%, परचेज ऑफ जीप, मोटर कार वगैरह है तो 50%। अब मान लो 50% का मैं जैसे हायर एजुकेशन या एलनेस के लिए कर रहा हूँ, यहाँ से ये करते ही यहाँ अमाउंट है आपके चेंज हो जाएगा। यहाँ से 232 था इसका 50% हो गया यानी 1,16,000 ये 50% हो गया। तो इस तरीके से यहाँ क्लियर लिखा होगा दिस एलिजिबल अमाउंट इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, यानी ये वेरिफिकेशन किया जाएगा। एंड आगे एग्री टू गेट अमाउंट अकॉर्डिंग टू जीपीएफ रूल्स 2021, जीपीएफ रूल 2021 के अनुसार में ये जो भी अमाउंट मिलेगा उसके लिए मैं एग्री हूँ, सहमत हूँ, ये आपको सहमति देनी पड़ेगी और यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे मान लो यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा होगा विड्रॉल अमाउंट मस्ट बी लेस देन एलिजिबल अमाउंट, तो यहाँ विड्रॉल अमाउंट मैंने अभी भरा नहीं है, तो जो एलिजिबल अमाउंट है उससे कम आपको यहाँ विड्रॉल अमाउंट भरना है, उसके बाद आगे का प्रोसेस करना है। तो हालांकि मुझे भी जरूरत नहीं है लेकिन मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, और जो मॉड्यूल कल काम नहीं कर रहा था यानी शुरू हुआ था आज पूरी तरीके से काम कर रहा है। इसके अलावा यहाँ जैसे आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म है, बैंक डिटेल्स है, यहाँ से अभी बैंक डिटेल्स वगैरह ये नेक्स्ट करेंगे तो आपके बैंक डिटेल्स वगैरह आ जाएगी। अब मैं मान लो जैसे यहाँ ये कोई भी सैंपल के तौर पर यहाँ से जैसे नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ जैसे मैं अमाउंट यहाँ एंटर कर रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ 1,16 है तो मैं 1,15 अगर कर रहा हूँ, यहाँ 1,15 मैंने जैसे यहाँ कर लिया, उसके बाद मैं जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये आपके अकाउंट होल्डर का नाम आ जाएगा, बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा, एफएससी कोड आ जाएंगे, ब्रांच का नाम आ जाएगा और ये आपको वेरीफाई करना है कि ये आपके ही ब्रांच के नंबर, अकाउंट के नंबर वगैरह है, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट होगा जो भी होगा वो आपके खाते में जमा होगा। इसके बाद में डॉक्यूमेंट पे आप जैसे नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट वगैरह है। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको ऑटो में आपका जो भी सर्विस अमाउंट सर्विस का पीरियड है उसके अनुसार होगा, और मैनुअल में आपके जितना भी आपके 75 या 50% जो भी आप कारण सहित सिलेक्ट करेंगे उसके अनुसार है आप आहरण कर सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। अगली वीडियो में और भी इसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो जिसके भी अगर मान लो किसी साथी की जरूरत होगी तो मैं पूरा प्रोसेस आपको लाइव करके बता दूंगा। दूसरा यहाँ आहरण के लिए नियम दिया हुआ है कि आहरण हेतु राज्य बीमा या प्रावधान निधि विभाग के स्तर पर किसी प्रकार की स्वीकृति या कोष कार्यालय स्तर पर जांच या अधिकृति की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। यानी आप जो भी यहाँ प्रोसेस करेंगे ये सीधे ही आपके खाते में जमा हो जाएगा, डीबीटी के माध्यम से जमा होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। कहने का मतलब है कि आपके जीपीएफ ऑफिस का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा और न ही कोष कार्यालय ट्रेजरी का रोल रहेगा कि वो वहां से वो आपके बिल पास करे या उसको अप्रूव करे, कुछ करे, ऐसा कुछ नहीं है, सीधा ही आपके खाते में जमा होगा। यानी यहाँ लिखा हुआ है अधिकृति की कोई जांच या अधिकृति की आवश्यकता नहीं हो रही, बाधा रहित आहरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी या सर्वर सर्टिफिकेट के माध्यम से बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाएगा, यानी सीधे ही बैंक खाते में आपके आ जाएगा। और जो सीमा है अभी जैसे ये सेवा काल के आधार पे ऑटो में आ रही है या आयु के अनुसार या आप कारण के अनुसार जो भी है वो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर संशोधित किया जा सकेगा। और यदि कोई अभिदाता अपने खाते से यूपीआई के माध्यम से आहरण करता है तो यूपीआई की जो मानक शर्तें हैं या एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है उसके अनुसार भी आहरण कर सकेगा। तो ये महत्वपूर्ण बात थी कि ये जो प्रोसेस है इस बार बहुत सरल कर दिया है। आपको किसी भी स्तर पे न तो एसआईपीएफ ऑफिस में संपर्क करने की आवश्यकता है, न आपके कोष कार्यालय ट्रेजरी में जांच वगैरह होगी, सीधे ही आपके खाते में यहाँ से प्रोसेस करने के बाद में जो भी अमाउंट आप सिलेक्ट करेंगे वो सीधे खाते में आ जाएगा। तो ये थी पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी जीपीएफ 2004 से विड्रॉल के संबंध में। आशा करता हूँ आपके लिए वो जानकारी उपयोगी रहेगी। वीडियो अगर अच्छा लगे, उपयोग लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।